हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लैंग्वेज से, जिसमें 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश आता है और 15 क्वेश्चन पैडागोजी से आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज का वीडियो आप लोग देख लेते हैं अच्छे से, तो आप आई होप 5 से 6 नंबर तो आपका अच्छे तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। और दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा छोटा में दिखाता है, तो आप लोग इसको जूम करके देखेंगे तो फुल स्क्रीन दिखाएगा, क्योंकि छोटा इस वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो फुल जूम करके ही देखिएगा फुल स्क्रीन में आप लोग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और बहुत ही स्कोरिंग लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो आप लोग अब इस समय केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए, न्यू कंटेंट पे बिल्कुल मत जाइए। जितना हो सके उतना PYQ लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। लिखित भाषा की अपेक्षा, देखिए, लिखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर लिखा रहेगा तो हम उसको पढ़ पाएंगे, ना कि सुन पाएंगे। तो मौखिक भाषा पे अधिक जो बल देता है वो श्रव्य भाषा पद्धति। अगर हम कोई भी चीज़ सुनना चाहेंगे तो कैसे सुनेंगे। किसी का स्पीक रहेगा तभी तो हम सुन पाएंगे, किसी की ऑडियो रहेगी तभी तो हम सुन पाएंगे। तो लिखने से ज़्यादा मौखिक भाषा पे बल देती है तो श्रव्य भाषा पद्धति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। यह शब्द है, मतलब वो सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने दे रही है। तो ये क्या है, ये शब्द कौन सा शब्द है। तो देखिए, जिसमें सटीक और निपुणता भरी पहचान दिलाए गए वो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं सटीक शब्द। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बात कहना है, तो उसका लंबा चौड़ा ना करके कोई एक सटीक शब्द बोले जो पूरी बात को अपने उस शब्द के माध्यम से कहा जा सके। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द को सटीक और निपुणता भारी पहचान कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका को बच्चों को एक गतिविधि करवाती है। बच्चों को क्या करवाती है, एक गतिविधि करवाती है, जिसमें विद्यार्थी पाठ सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं। जिसमें विद्यार्थी पाठ सामग्री की तरफ क्या दौड़ कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी के पास वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। मतलब गेम की तरह गतिविधि करवाती है, जिसमें कुछ छात्र दौड़कर पाठ्य सामग्री की तरफ जाते हैं और फिर रिटर्न आके अपने दोस्तों को उस सामग्री के बारे में बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, बताइए। रैंगिंग टेक्स्ट कहा जाएगा, रनिंग श्रुतिलेख कहा जाएगा, डम्ब सिराज कहा जाएगा, या फिर जिक्सा डिक्सेशन कहा जाएगा। तो इसको रनिंग श्रुतलेख कहा जाएगा दोस्तों। इस पूरी गतिविधि को क्या कहा जाएगा, रनिंग श्रुतलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा का विचार पर प्राधान्य मतलब आधिपत्य मतलब अधिकार किसके द्वारा समर्थित है, मतलब कौन है जो भाषा पे जिसका आधिपत्य है। तो देखिए दोस्तों, विचार जो ये तो कहे थे पियाजे साहब ने, विचार चिंतन पर पियाजे साहब ने जोर दिए हैं, लेकिन भाषा पर विचार का प्राधान्य आधिपत्य अधिकार किसका है, तो वो है बेंजामिन वोल्फ का। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होकर पियाजे का आंसर मत लगा दीजिएगा, बैगोस्की स्किनर को मत लगाइएगा। बेंजामिन वोल्फ का भाषा पे आधिपत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार का होना चाहिए कि वह शिक्षार्थी के इस बात का आकलन कर सके कि वह अब क्या है, श्रुतलेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्त संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो देखिए, इसमें से सबसे अच्छा जो आंसर आ रहा है वो है युक्त संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, कक्षा 4 के शिक्षार्थी लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार होना चाहिए, मतलब किस प्रकार होना चाहिए, ताकि वह युक्त संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सकें। तो इसका आंसर ग नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापिका ने अपने कक्षा को 5 समूह में बांट दिया, जिसके प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं।
तथा उन्हें विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? बताइए आप लोग कौन से शब्द तथा वाक्यांश। थीम आधारित शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण या फिर नियामक शब्दावली। तो देखिए इसमें से स्पष्ट रूप से दे दिया विद्यालय, सड़क, भूमि और आकाश। तो ये चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये अगर ये इन शब्दों का संबंधित ढूंढने के लिए कही है तो क्या कुछ उसके दिमाग में थीम आधार होगा, थीम आधारित होगा, ताकि अगर हम ये बच्चों को ये गतिविधि देंगे तो इस तरह से करेंगे तो उनका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अध्यापिका के दिमाग में क्या चल रहा है, थीम आधारित शब्दावली पर वो फोकस कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुकरण कर सकती है? मानस मंथन का, समीक्षा करना, संपादन या फिर पुनरावृत्ति। तो ये क्या कर रही है, अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह युक्ति का अनुकरण कर सकती है। किसके माध्यम से? मानस मंथन के माध्यम से। वो सब आपस में जब तक मानस मंथन नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पे बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर? जी नहीं। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा बताने पे? जी नहीं। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर? जी नहीं। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर? जी। जैसे मान लीजिए पाठ पढ़ा रहे हैं आप लोग, उसमें कोई प्रसंग आ गया तो उसका आप लोग क्या करेंगे, व्याख्या करके बच्चों को अच्छे से व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट कर देंगे, समझा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पादक या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण अधिक प्रभावशाली होगा? जांच सूची, समग्रता के साथ रूब्रिक्स, विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स या फिर पोर्टफोलियो। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, लेकिन देखिए बच्चे का जो पोर्टफोलियो होता है वो बच्चे के सारे पहलुओं के बारे में पोर्टफोलियो के दौरान लिखा जाता है, जिससे कि कोई नेक्स्ट टीचर आता है, कोई न्यू टीचर आता है तो उस पोर्टफोलियो को अच्छे से देख के उनके बारे में सब कुछ जान जाता है। लेकिन इसमें दिया है विद्यार्थियों के उत्पादक, तो देखिए पोर्टफोलियो में उत्पादक नहीं होता है, लेकिन जबकि इस क्वेश्चन में उत्पादक दिया है तो इसका आंसर होगा विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। ठीक है, इसका आंसर ग नंबर सही होगा। घ पोर्टफोलियो के पीछे आप मत जाइएगा क्योंकि इसमें उत्पादक की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वे कथन क्या कहलाते हैं जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना चाहिए? मतलब किस तरह का दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल करना चाहिए? साहित्यिक प्रतिफल, संख्यात्मक प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल या फिर शिक्षण प्रतिफल। तो देखिए पाठ्यक्रम के अंत तक क्या हासिल करना चाहिए, तो अधिगम प्रतिफल को हासिल करना चाहिए, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अधिगम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों के साथ केवल अंग्रेजी बोलता है। देखिए केवल अंग्रेजी बोलता है। जब नई दूसरी भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो वह स्थिति किस बात का द्योतक है? कोड मिक्सिंग, ऋणात्मक द्विभाषावाद, कोड स्विचिंग या फिर कोड मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, अगर वो दो भाषा एक साथ बोलता है, जैसे वो उसकी भोजपुरी भाषा थी लेकिन जब वो तमिलनाडु गया तो वो भोजपुरी बोलना बंद कर केवल अंग्रेजी बोलता था। आई मीन केवल का मतलब एक भाषा, केवल अंग्रेजी बोलता था, तो वो ऋणात्मक द्विभाषावाद होगा, क्योंकि एक भाषा को उसने हटा दिया तो ऋणात्मक द्विभाषावाद होगा। लेकिन अगर यही दोनों भाषा एक साथ वो प्रयोग करता, अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करता प्लस जो न्यू भाषा उसने सीखा, अर्जन किया,
वो अधिगम किया वो भी उसके साथ बोलता, तो ये हो जाता द्विभाषावाद, आई मीन कोड स्विचिंग हो जाता, लेकिन सॉरी कोड मैक्सिंग हो जाता, लेकिन ये एक भाषा को छोड़ दे रहा है तो ऋणात्मक द्विभाषावाद होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, मतलब मौन वाचन, मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्द पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है, और फिर शब्दकोश के अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाहती है? मतलब वो मौन पढ़ने के लिए कहती है, फिर नए शब्द ढूंढने के लिए कहती है, फिर उन शब्दों का अनुमान लगाने के लिए कहती है, और फिर उन शब्दों का अनुमान लगा के अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। तो कौन सा पठन कौशल वो विकसित करना चाह रही है? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना, या फिर अनुमान लगाना। तो देखिए दोस्तों, वो सारे का क्या अर्थ ढूंढने के लिए कर रही है, मतलब पहले मौन वाचन कर रही है, फिर नए शब्द ढूंढने के लिए, फिर अनुमान लगा, फिर उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए, मतलब वो अध्यापिका उस बच्चे को निष्कर्ष तक पहुंचाना चाह रही है, मतलब पूरे पाठ का पढ़ना और शब्द ढूंढना, उनका अर्थ निकालने का क्या मतलब है, तो निष्कर्ष निकालने तक। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवादी, या फिर अंतःक्रियात्मकवादी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक संबंधित शब्दों की तथा संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहती है, तो बताएं कि शिक्षक क्या कर रही है या रहा है? शब्दों का मानचित्र, मानस मतन, स्वतंत्र संवाद, या फिर तुरंता लेखन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शब्दों का मानचित्रण वो कर रही है, मतलब श्यामपट्ट पर शीर्षक लिख रही है, फिर विद्यार्थियों के शीर्षक से संबंधित शब्दों का संकल्पनाओं को समूह व्यवस्थित करने के लिए कर रही है। तो क्या कर रही है? शब्दों का मानचित्र बताना चाहती है, शब्दों का मानचित्र दिखाना चाहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाना अपनी कक्षा में पाठ सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उनका अनुवाद करने में मदद करती है। शबाना अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने में किस विधि का अनुकरण कर रही है? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि? सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्वेश्चन, ये चारों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना एक विधि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। तो इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जो शिक्षिका करवा रही है, अनुकरण कर रही है, वो होगा व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आज का केवल टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही आपके लैंग्वेज में हेल्प करने वाला है दोस्तों। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक में आपको उलझन, समस्या, परेशानी आ रही है तो मेरे चैनल पे पूरा वीडियो प्रैक्टिस का भी और कंटेंट का भी सब कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।